Hey guys, what's up? You are capable of more than you know. जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं, कई बार हमें लगता है यार कि मुझसे नहीं हो पाएगा यार, ये चीज़ मेरे बस की नहीं है। उस पॉइंट पे जब भी आपको ऐसा फील होता है, तब याद रखिए कि यू आर केपेबल ऑफ मोर देन यू नो। सिर्फ अगर आप इस बात को ट्रस्ट करके आगे मूव करोगे राइट डायरेक्शन में, तो प्रूफ भी हो जाएगा कि सच में यू आर केपेबल ऑफ मोर देन यू थॉट यू वर। इसी नोट पे शुरू करते हैं आज का द हिंदू। देखिए द हिंदू में आज एडिटोरियल्स नहीं होते, आज 5W सेक्शन आता है, कॉलम और साइंस सेक्शन आता है एडिटोरियल की जगह। तो हम वो अच्छे से कवर करेंगे और शुरू करते हैं अपने पहले आर्टिकल से। 7 out of 10 सीट्स सोल्ड ऑन द फ्लाइट्स टू स्मॉलर सिटीज़। अब देखिए सरकार ने उड़ान और RCS जो एक ये प्रोग्राम शुरू किया था, इनमें उन्होंने कहा था कि हमने जो कंट्री में बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट्स हैं जो नॉन ऑपरेशनल हैं फ़िलहाल के लिए। हम चाहते हैं कि वो एयरपोर्ट्स भी ऑपरेशनल बन जाए। उनके साथ साथ हम जो कंपनीज अब वो ऑपरेशनल कैसे बनेंगे, हो सकता है दोबारा गवर्नमेंट उस पर खर्चा करके उसको नीट एंड टाइडी अप कर दे, थोड़ी जगह को ये सब कुछ कर दे। लेकिन जब तक कंपनीज नहीं मानेंगी उस एयरपोर्ट पे फ़्लाइट ले जाने के लिए, तब तक वो ऑपरेशनल कैसे होंगी। तो इसके लिए उन्होंने कंपनी से टाई अप किया था कि अगर आपको प्रॉफिटेबल रूट पे, जैसे बॉम्बे दिल्ली हो गया, बॉम्बे कैलकाटा हो गया, अगर आपको प्रॉफिटेबल रूट पे अपनी फ़्लाइट चलानी है, तो उसके साथ आपको एक अंडर जैसे कहते हैं ना, जो अभी नए तरीके से रूट जो डेवलप हो रहा है छोटे छोटे शहरों का, उसमें भी आपको फ़्लाइट चलानी पड़ेगी। तो ये पूरी स्कीम थी गवर्नमेंट की। और इसके तहत कह रहे हैं कि स्पाइस जेट, ट्रू जेट, अलायंस एयर, इन सब ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया है। और बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स रहे हैं मुंबई टू पोरबंदर, पोरबंदर है गुजरात में, ठीक है, दिल्ली टू कानपुर, उसके बाद कांडला टू मुंबई, शिमला टू दिल्ली। देखिए शिमला टू दिल्ली बहुत ही एक अच्छा रूट माना गया है, ठीक है। शिमला काफ़ी फेमस हिल स्टेशन है नॉर्थ इंडिया में, और शिमला टू दिल्ली काफ़ी फेमस मतलब काफ़ी प्रॉफिटेबल रूट अब माना गया है, बेस्ट परफॉर्मिंग माना गया, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग, ठीक है। और वर्स्ट परफॉर्मिंग क्या रहा है, शिलोंग टू दीमापुर, ये दोनों हैं नॉर्थ ईस्ट में, अहमदाबाद टू भावनगर, उसके बाद अहमदाबाद टू जामनगर, अच्छा, और दिल्ली टू आदमनगर, ये सारे हैं जो ये वर्स्ट परफॉर्मिंग है, ठीक है। तो बाकी अगर आप पढ़ना चाहें आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं। हम मूव ऑन करते हैं। NRIs हेल्प ड्राफ्ट अ पीपल्स मैनिफेस्टो। देखिए NRIs है ना, वो कह रहे हैं अब सरकार का बहुत हो गया, सरकार ने कुछ करना है ना करे, उनकी मर्जी, लेकिन एज सिविल सोसाइटी हमारा भी कुछ हक बनता है, हमारा भी कुछ राइट बनता है, और अब टाइम आ गया कि हम अपनी ड्यूटी करें राइट और हक के साथ। अब देखिए यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने सब ने इकट्ठे होके ना, NRIs ने इकट्ठे होके इन्होंने एक पीपल मैनिफेस्टो निकाला है, जिसमें ये कहते हैं कि हम पब्लिक डिबेट्स कराएंगे और पब्लिक कंसल्टेशन कराएंगे विद सिटीजन्स बैक होम, ठीक है। जो पीछे रह गए सिटीजन्स, जैसे ये लोग तो US में जो जिनकी हम बात कर रहे हैं अभी, ये कह रहे हैं जो लोग हमारी स्टेट में रह गए हैं, जो पीछे रह गए हैं, तेलंगाना में रह गए हैं, उनकी हम एक्सपर्ट से मीटिंग कराएंगे ताकि उनसे डिबेट कर पाए, उनसे कंसल्ट कर पाए कि ये हमें प्रॉब्लम है, हमने इसको सॉल्व करना है, ये हम कैसे करें, ठीक है। इसमें जो कह रहे हैं कि इसको डायल योर विलेज प्रोग्राम कहा गया है, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि जो डेवलपमेंटल इश्यूज है ना, हम उसको टैकल करेंगे। जो सरपंच और एक्सपर्ट्स हैं उनको भी हम अपने साथ लेके आएंगे बोर्ड में, और उनके साथ बैठ के हम बात करें कि भाई हमने गवर्नेंस इम्प्रूव करनी है, तो कैसे कैसे इम्प्रूव हो सकता है, एक्सपर्ट्स के थ्रू उनको मैसेज पहुंचाएंगे कि ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर ये प्रोग्राम अच्छा सक्सेसफुल हो जाता है, तो लोगों में कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा अपनी कैपेबिलिटी में। फिलहाल अभी सारे लोग कहते हैं सरकार ये करेगी तो होगा, सरकार करेगी तो होगा। आहिस्ता आहिस्ता अगर ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होने लग गया, अगर तेलंगाना में सक्सेसफुल हुआ, तो बाकी स्टेट के लोग भी इसको फॉलो करने लग जाएंगे, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता सिविल सोसाइटी में खुद में कॉन्फिडेंस आने लग जाएगा कि कोई बात नहीं, सरकार नहीं करती तो हम करके दिखाते हैं, ऐसे, ठीक है। और ये फोकस करेगा एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, लाइब्रेरीज पे। ओके, सो कॉल फॉर एक्शन, कॉल फॉर पॉलिसी एक्शन इन डायबिटीज़ प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट। अब देखिए यहाँ पे डायबिटीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसने काफ़ी मतलब ख़राब कर दिए इंडिया की जो
हेल्थ केयर सिस्टम है काफ़ी अनकंट्रोल्ड हो गया है वो इसके कारण। और ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़ भी इंडिया के पास काफ़ी ज़्यादा है डायबिटीज़ के मामले में। जो हमारी लेस डेवलप्ड स्टेट्स है ना, उनमें देखिए अब कैसा, अब ये जो बीमारियां होती है ना, इसको हम समझते हैं कि होती कैसे है। जो लेस डेवलप्ड स्टेट्स होती हैं उनमें होती है कम्युनिकेबल डिजीजेज, जैसे पानी से कोई रिलेटेड डिजीज हो गई या जो कम्युनिकेबल डिजीज हो गई, ठीक है, वो होती है। जैसे जैसे हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे स्टेट डेवलप होती है ना, डेवलप स्टेट्स में डेवलपमेंट के साथ बढ़ती रहती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, जैसे हार्ट अटैक हो गया, कैंसर हो गया, बीपी हो गया, डायबिटीज़ हो गया। ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती रहती है लाइफस्टाइल के हिसाब से। जो लेस डेवलप्ड है वहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीजेस, और जो मोर डेवलप्ड है वहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। अब इस रिपोर्ट के हिसाब से पता लग रहा है कि लेस डेवलप्ड स्टेट्स है इंडिया में, वहाँ पे भी डायबिटीज़ की जो प्रेवलेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है। जो डायबिटीज़ वहाँ पे फैली हुई देखने को मिल रही है वो बहुत ही ज़्यादा है। और इन्होंने उसके बाद कुछ डेटा सपोर्ट दिया है कि 90 में कैसा था, 5.5% था, और अब 16 में 7.7% है ग्लोबल डिजीज बर्डन इंडिया के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे भी कुछ डेटा दिया हुआ है, आप अगर नोट डाउन करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात नोट करनी है कि सबसे ज़्यादा देखो, जैसे जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं तमिल, केरला, उसके बाद पंजाब, दिल्ली, पंजाब, गोवा, कर्नाटका, तो इन सबको ऐसे एक रफ आइडिया होना चाहिए कि जो डेवलप स्टेट्स है वहाँ पे। लेकिन जो लेस डेवलप स्टेट्स है, मध्य हो गया, त्रिपुरा हो गया, यहाँ पे भी अब ज़्यादा देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम ये देखें, ये देखो यहाँ पे पिक्चर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पे मैप दिखाया हुआ है यहाँ पे कि उन्होंने, ये देखो मध्य प्रदेश और यूपी में मोर देन 50% से भी ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद PSLV लॉन्च के बारे में बात करते हैं कि जो हमारा यूके की 2 सैटेलाइट्स इसरो लॉन्च करने वाला है, कमर्शियली लॉन्च कर रहे हैं हम इनकी सैटेलाइट। तो यहाँ पे हमने जो लास्ट लॉन्च की थी अपनी सैटेलाइट वो की थी PSLV C41 रॉकेट में, जो हमने IRNSS जो हमारा इंडिया का GPS है, इंडियन GPS सिस्टम है, उसको लॉन्च करने की बात की गई है यहाँ पे। पहले हमने ये लॉन्च की थी, अभी ये लॉन्च करेंगे। ये मैंने आर्टिकल इसलिए हाईलाइट किया है क्योंकि मैं आपको सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा है, इसके पीछे की स्टोरी थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। देखिए श्रीहरिकोटा है यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट में, और ये पड़ता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। श्रीहरिकोटा है बिल्कुल बे ऑफ बंगाल के यहाँ पे। अब देखिए, अगर हम देखें कि बे ऑफ बंगाल के यहाँ पे है, और जितनी भी हमारी सैटेलाइट लॉन्च होती है ना, वो श्रीहरिकोटा से लॉन्च होती है। श्रीहरिकोटा से क्यों लॉन्च होती है? अब देखते हैं, रीज़न देखते हैं इसके पीछे का। अब देखिए बैंगलोर कहाँ पे है? बैंगलोर है, ये रहा बेंगलुरु, आई मीन बेंगलुरु नॉट बैंगलोर, बेंगलुरु है कर्नाटका में, ठीक है। कहाँ गया? अरे यार, ये रहा, कर्नाटका में बेंगलुरु है। यहाँ पे किसका हेडक्वार्टर है? इसरो का। इसरो का हेडक्वार्टर यहाँ पे है, लेकिन लॉन्च वो हमेशा सतीश धवन से करता है। क्यों? अब रीज़न देखते हैं। देखिए, ये है सेंटर ऑफ द मेन लैंड, ठीक है। यहाँ से अगर हमने रॉकेट उड़ाया या सैटेलाइट, जिसको भी हमने उड़ाना है उड़ाया, अगर कुछ खराबी हुई उसमें तो क्या होगा? तो उसकी ट्रैजेक्टरी चेंज करेंगे। अगर ट्रैजेक्टरी चेंज हुई तो ठीक है, लेकिन अगर प्रॉपरली चेंज ना हो पाई, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो वो दोबारा नीचे आके इंडिया पे ही गिर जाएगा। यहाँ पे सारी पॉपुलेशन बसी हुई है, यहाँ पे गिरेगा तो यहाँ पे पॉपुलेशन बसी हुई है सारी, ठीक है। वर्सेस इसके अगेंस्ट अगर हम श्रीहरिकोटा से लॉन्च करें, तो कोई अगर प्रॉब्लम है, हमने हल्की सी ट्रैजेक्टरी चेंज करनी है और वो जाके गिरेगा बे ऑफ बंगाल में, जहाँ पे कोई इन लोग तो रहते नहीं है, तो लोगों को मारने से तो बेटर है कि पानी में गिरा दो, ठीक है। और हल्की सी ट्रैजेक्टरी चेंज करने के हिसाब से यहाँ पे गिर जाएगा। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो दोनों साइड समुंदर है बेंगलुरु के, तो इसकी भी हल्की सी ट्रैजेक्टरी चेंज करके हम समुंदर में क्यों नहीं फेंक सकते? ज़रूर फेंक सकते हैं ट्रैजेक्टरी चेंज करके, लेकिन उसमें ट्रैजेक्टरी थोड़ी ज़्यादा चेंज करनी पड़ेगी। हम ये मैप देख रहे हैं यहाँ पे, इसलिए हमें छोटा एरिया कम लग रहा है, लेकिन अगर हम ऊपर से देखेंगे, अगर हम सच में जब सैटेलाइट लॉन्च होती है और जब वो नीचे गिरने की बात, उसको ट्रैजेक्टरी चेंज करके उसको नीचे मतलब डिस्पोज ऑफ करने की बात करते हैं, तो इतना एरिया भी काफ़ी मतलब
मतलब काफ़ी ज़्यादा सब्सटैंशियल एरिया माना जाता है। ठीक है, तो बेहतर है कि अगर हम अपने कोर्स से उसको लॉन्च करें ताकि हमारे पास एक सेफ्टी के लिए ट्रैजेक्टरी चेंज कर पाए इसकी। उसके बाद यहाँ पे हमारे पीएम साहब हैं, इन्होंने क्लेanलीनेस कैंपेन की बात की है। इन्होंने कहा है कि 40% से 90% तक आ गए हम 4 साल में स्वच्छ भारत में, और ऐसे ही कुछ उन्होंने आंकड़े दिए हैं। अब देखो ये जो यहाँ पे आंकड़े दिए हैं ना, बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल गलत रिप्रेजेंटेड हैं। अगर आप ये प्रेस ट्रस्ट ने ये जो दिए हैं, पीटीआई ने दिए हैं, तो देखिए जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, जो भी डेटा हमें मिलता है ना, उसको कई पर्सपेक्टिव से हम जो है एनालाइज कर सकते हैं। अब इन्होंने पॉजिटिव दिखाना है, ठीक है, ये जो न्यूज़ आर्टिकल आए इसमें पॉजिटिव दिखा रहे हैं, तो इसमें ओपन डेफिकेशन की बात की गई है, स्वच्छता ही सेवा की बात, क्लीनलीनेस ही सर्विस की बात की गई है, इस सब चीज़ों के बारे में बात की गई है, जहाँ पे जो मेजर चेंज है वो बिहेवियर पर टारगेट होना चाहिए था। ठीक है, इंडिया में कोई बिहेवियर पे इतना टारगेट हो नहीं पाया है अभी तक। और जो स्वच्छ भारत की बात कर रहे हैं, तो पैसे तो हमने बहुत लुटाए हैं स्वच्छ भारत के नाम पे। हमसे हर चीज़ के ऊपर, हर बिल के ऊपर एक सेस लिया जाता है स्वच्छ भारत के नाम पे, लेकिन उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पाया है। अगर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट्स पढ़ें कि कितना फ़ायदा हुआ है स्वच्छ भारत का, तो आपको पता लगेगा कि इतना कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमारा पैसा वेस्ट ही हुआ है। ये जो अगर आपको मेंस में पॉजिटिव पिक्चर प्रेजेंट करिए डेटा सपोर्ट के लिए, आप इस आर्टिकल को रेफर कर सकते हैं, वरना आप मेंस में नेगेटिव तो लिख नहीं सकते इसके बारे में, क्योंकि हमें ब्यूरोक्रेट बनना है तो हमें पॉजिटिव ही लिखना पड़ेगा अगर लिखना है, वरना आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं 5W सेक्शन पे। यहाँ पे बात कर रहे हैं, चलो इंडिया यूएस से शुरुआत करते हैं। इंडिया यूएस में बात क्या चल रही है? इंडिया यूएस में ये बात चल रही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, उनकी मेंटालिटी है कि मैंने यूएस में जॉब्स को वापस लाना है। हम क्या कर रहे थे, यूएस कहता हम क्या कर रहे थे कि हम जॉब्स आउटसोर्स कर रहे थे। उससे क्या हो रहा था, जो डेवलपिंग नेशन है, जो बाहर की कंट्रीज़ है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ रही थी लेकिन यूएस में घट रही थी। ठीक है, हम चाहते हैं यूएस में एम्प्लॉयमेंट वापस आए। इस चक्कर में इन्होंने कहा है कि जिस भी कंट्री का यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस है, मतलब यूएस जिनसे इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहा है, एक्सपोर्ट कम कर रहा है, उन कंट्रीज़ पे इन्होंने दबाव डालना शुरू किया और इन्होंने कहा कि तुम मेरे से इम्पोर्ट ज़्यादा करो या एटलीस्ट बराबर करो, ताकि हम एक लेवल पे आए, ताकि यूएस को भी तुमसे उतना ही फ़ायदा हो। एक बात ये है। दूसरी बात ये है, ये चाहता है कि यूएस इंपोर्ट करना बंद कर दे, कम कर दे, जितना कम हो सके उतना कम करे, क्योंकि ट्रम्प की मेंटालिटी ये है जितना हम इंपोर्ट करेंगे उतनी यूएस की तरफ से जॉब्स जाएगी, और यूएस चाहता है कि अभी जॉब्स आए ना कि जाए। ठीक है, तो ये दो मेंटालिटीज़ है। इंडिया पे अभी इन्होंने बात की है, इंडिया पे देखते हैं इसका क्या असर पड़ता है। इंडिया कह रहा है कि देखो यार, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था ना तुम्हारे साथ, पहले बहुत ज़्यादा था, फिर तुमने पॉलिसी लाई, फिर हमने थोड़ा सा तुमसे इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, ऑयल, नेचुरल गैस, ऐसी 2-4 चीज़ें इंपोर्ट करनी शुरू कर दी। अब जो हमारा ट्रेड बैलेंस है वो बहुत ही लो आ गया है। अभी भी इंडिया सरप्लस में है, लेकिन फिर भी बहुत ही लो पे है। ठीक है, कहाँ 13.5 के आसपास थे, कहाँ 1.5 बिलियन के आसपास है। तो ये कह रहे हैं बहुत ही लो आ गया, अब तो बस करो। यूएस कह रहा है कि ना भाई, मेरे को ये भी ख़त्म करना है, मेरे को देखना है कि मेरे को एक इक्वल लेवल पे आना है। चाइना के साथ बात की, चाइना को भी इन्होंने ये कहा, चाइना कहता है तुम भाड़ में जाओ, मैंने तो अपना उतना ही प्राइस देना है और मैंने तो उतना ही एक्सपोर्ट करना है। यूएस ने कहा तो हमारी बात सीधे से नहीं मानेगा तो हम कान दूसरी तरफ से खींच लेंगे। यूएस ने इनके ऊपर ड्यूटीज़ लगानी शुरू कर दी, इनके ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए। ठीक है, उससे अब देखिए चाइनीज़ एक्सपोर्ट को तो फ़र्क पड़ा ही पड़ा है, लेकिन चाइना कह रहा है भाई तुम्हारे जो बिजनेसमैन अंदर बैठे हैं ना तुम्हारी कंट्री के, उनको ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है इस बैन से। और सही बात है, वो बिज़नेस जो उन्होंने थोड़ा सा रिवोल्व भी किया था, इन्होंने बताया था कि 23,000 जॉब्स यूएस के अंदर लूज़ हो गई हैं ये बैन लगाने से। ये बैन ही मतलब ड्यूटी ज़्यादा इम्पोज करने से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे खरीफ क्रॉप के बारे में। देखिए खरीफ जो क्रॉप है, अच्छा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए खरीफ कब होता है, राबी कब होता है, और जैद क्रॉप, इन तीनों के सीजन्स कौन से होते हैं, आप पहले वो बताइए। अच्छा, यहाँ पे बात कर रहे हैं खरीफ क्रॉप की। खरीफ क्रॉप में कह रहे हैं कि इस बार का सीजन बहुत ही बढ़िया रहा, मानसून भी बढ़िया आया था, जो क्रॉप आया है वो बम्पर क्रॉप आया है, मतलब जितना नॉर्मल क्रॉप होता है उसके अबव क्रॉप आया है। ठीक है, अब खरीफ क्रॉप में बात यह है कि गवर्नमेंट जो प्रोक्योर करती है ना,
गवर्नमेंट बहुत एक लिमिटेड अमाउंट प्रोक्योर करती है, बाकी का सारा खरीफ क्रॉप जाता है प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में, ठीक है। अब क्योंकि बम्पर क्रॉप है इसलिए सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस घट जाएगा, ये बढ़िया बात है सिविल सोसाइटी के लिए। और इन्होंने यहाँ पे एक बात एक्सप्लेन की है, इन्होंने कहा है जो पूरा सिस्टम है ना ये कैसे वर्क करता है। ये कहते हैं जो फार्मर है और जो कंज्यूमर है वो हमेशा एट लॉस होते हैं, जो प्रॉफिट खाएगा असली इस बम्पर क्रॉप से वो होगा इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरी क्या होते हैं, जो सब्जी मंडी में लोग बैठे नहीं होते, जो आंतड़िए वगैरह बैठे होते हैं, ब्रोकर्स बैठे होते हैं, वो होते हैं इंटरमीडियरी। वो क्या करते हैं, उन्होंने फार्मर्स पे जिस प्राइस पे लेना है वो बहुत ही लो प्राइस है, फार्मर अपनी कॉस्ट भी कवर नहीं कर पाता उस प्राइस पे, और इसके बाद जब इन्होंने कंज्यूमर्स को वो चीज़ बेचनी है तो इन्होंने इतने हाई प्राइस पे बेचनी है कि कंज्यूमर का भी हाथ नहीं डलता मेजॉरिटी ऑफ द आइटम्स। कंज्यूमर भी कहता है कि यार जितनी ज़रूरत है घर में उतनी लाओ, फालतू सब्जी वगैरह मत लाओ। बीच का जितना भी मार्जिन है ये सारा खा जाते हैं इंटरमीडियरीज। तो यहाँ पे काफ़ी बात चल रही है, जैसे गवर्नमेंट की अगर हम स्कीम्स देखें तो गवर्नमेंट इसको सारा इलेक्ट्रॉनिक बनाना चाहती है, जो नाम पोर्टल कर रही है नेशनल, यार नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, नाम पोर्टल जो कर रही है गवर्नमेंट, क्या नाम था उसका, वो भी गवर्नमेंट इसलिए कर रही है कि ताकि जो ये हमारे फार्मर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली सारी जो कंट्री से कनेक्ट हो जाए, और इलेक्ट्रॉनिकली कंट्री में हर पर्सन को पता लगे, हर सब्जी वाले को पता लगे कि कितना के माल आप प्रोक्योर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ई नाम है नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के नाम से है ये वाला पोर्टल जिसकी हम बात कर रहे हैं। उसमें क्या होगा कि रियल टाइम में आपको पता लगेगा कि प्राइसेस क्या चल रहे हैं, जो फार्मर है वो किस चीज़ पे, वो कौन से प्राइस पे बेच रहा है, ठीक है। तो एक काइंड ऑफ हम एलिमिनेट करना चाह रहे हैं इंटरमीडिएटरी वाला सिस्टम। उसके बाद कॉस्ट ऑफ पॉपुलिज्म इन तेलंगाना, यहाँ पे ये जो बात करें वैसे तेलंगाना के बारे में अपने लिए इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉलम सेक्शन में आए तो यहाँ पे एक दो आर्टिकल्स है जो इम्पोर्टेंट है। सोशल वैल्यू ऑफ रिलीजियस एंड पॉलिटिकल डिसेंट, ये कह रहे हैं जो डिसेंट है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी वर्डिक्ट दिया था कि भाई तुम जब जो महाराष्ट्र पुलिस है उन्होंने एक्टिविस्ट को अरेस्ट किया था, तब सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था कि भाई ये डिसेंट है ना सोसाइटी में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको तुम दबा नहीं सकते अरेस्ट करके। उसी के बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है। ये कह रहे हैं डिसेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आज के ज़माने में नहीं, बहुत ही सदियों से चला आ रहा है ये प्रथा, और इसको ऐसे चलते देना चाहिए क्योंकि ये जो सिविल सोसाइटी है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं कि पुलिस क्या कर रही है आजकल, जो भी पर्सन डिसेंट करता है, जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलता है उसके ऊपर सेडिशन चार्ज कर देती है। यही टाइम था जो कॉलोनियल एरा था, जब अंग्रेज हम पे राज कर रहे थे, उनका भी यही काम था, आज की गवर्नमेंट भी यही कर रही है, ठीक है। 4 साल से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इन सब के केसेस। अगर आप देखें जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या करते थे कि किसी पर्सन ने भी अगर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ बोला है तो उनको उठा के जेल में डाल देते थे। आज भी देखो ये जो अरेस्ट हुए इनसे भी साफ यही जाहिर हो रहा है कि पुलिस भी यही कर रही है। और हमने कल आर्टिकल पढ़ा था जिसमें एक बहुत ही जाने माने लेखक बात कर रहे थे, एक राइटर बात कर रहे थे कि पुलिस की हालत ऐसी हो गई है कि उनको अपने पॉलिटिकल बॉसेस की बात सुननी ही पड़ रही है। जो ये सेडिशन की बात कर रहे हैं ये पुलिस नहीं करवा रही, ये पॉलिटिशियंस करवा रहे हैं, जो उनके ऊपर बैठे हुए उनके बॉसेस हैं वो करवा रहे हैं। इसमें पुलिस भी एक तरह से नौकरी ही है, ठीक है, पुलिस ऑफिसर की भी एक तरह से नौकरी ही है, पुलिस को बात माननी पड़ेगी कुछ हद तक, पॉलिटिशियंस की भी, ठीक है, उसके बिना काम नहीं चल सकता उसका। ये कह रहे हैं जो सेडिशन है, जो डिसेंट है, उसका बहुत ही ग्लोरियस पास्ट रहा है, उसको आप ख़त्म कर ही नहीं सकते। कैसे ख़त्म कर दोगे? जो गौतम बुद्ध थे वो भी उस टाइम में अपनी सोसाइटी के हिसाब से उन्होंने डिसेंट किया था। उनकी जो आइडियोलॉजी थी, डिसेंट का मतलब है तुम्हारी जो थिंकिंग है वो थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। उस टाइम पे चलती हुई जो भी रेगुलर थिंकिंग है उस टाइम के हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी थिंकिंग थोड़ी डिफरेंट है, तुम अग्री नहीं करते कुछ बातों से, जो प्रेवलेंट सिस्टम होता है, जो चलता हुआ सिस्टम होता है उसके अनुसार, ठीक है। कहते सावित्री फूले भाई, जो फूले हैं, इनका एक स्टूडेंट है मुक्ता भाई, इन्होंने ब्राह्मणिकल आइडियोलॉजी पे इनका डिसेंट है, ये अग्री नहीं करते उससे। गौतम बुद्ध अभी नहीं अग्री करते थे, जो गुरु नानक देव जी वो भी अग्री नहीं करते थे, रविदास, कबीर, ये सारे महान लोग हैं जिन्होंने डिसेंट का
सही मायने में इस्तेमाल किया, लोगों को बताया कि भाई ये हमारे पास लिबर्टी होनी चाहिए कि हम अपना डिसेंट को है जो एक्सप्रेस कर पाए, और हम अपना हमें चाहिए कि हम अपना दिमाग इतना इस्तेमाल करें कि हम सोच पाएँ कि सोसाइटी में जो हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है या नहीं ऑप्शन है। ठीक है, तो ऐसी बात चल रही है इस आर्टिकल में। उसके बाद यहाँ आते हैं इंटेरोगेशन ऑफ लर्निंग बाय इग्नोरेंस। ये देखिए, ये बात चल रही है, दोबारा बात चल रही है कि जो पॉलिटिकल ये जो एक्टिविस्ट थे जिनको अरेस्ट किया करा गया था सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा, उसके बारे में बात चल रही है। कह रहे हैं कि यार देखो, ये वाली चीज़ ना काफ़ी टाइम से चल रही है, इंडिया में भी चल रही है, सीरिया में भी चल रही है। ठीक है, कि ह्यूमन मतलब सिडिशन के नाम पे, डिसेंट के नाम पे काफ़ी लोगों को मतलब गिरफ्तार किया गया है, काफ़ी जाने माने लोगों को, जो बहुत ही एजुकेटेड है, बहुत ही समझदार हैं, और हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये पर्सन कभी गलत करेगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं बाय नेचर, हर चीज़ में लोगों की सहायता करते हैं। ऐसे ही ये जो आर्टिकल है इसमें राइटर अपने एक टीचर के बारे में बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं जिनके घर के अंदर पुलिस आ गई उनको अरेस्ट करने के लिए। कहते इसको मैं रिलेट कर पा रहा हूँ उन एक्टिविस्ट के साथ में जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया है। कहते कि कई लोग होते हैं जिनके बारे में हम ऐसा कुछ गलत इमेजिन ही नहीं कर सकते, और सच में वो बहुत ही मतलब इज्जतदार लोग होते हैं सोसाइटी के, लेकिन क्योंकि वो सरकार के अगेंस्ट बोलते हैं इसलिए उनको अरेस्ट किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है। आज़ादी के टाइम पे भी, भारत की आज़ादी के टाइम पे भी ऐसा देखने को मिला था, अभी भी ऐसा देखने को मिल रहा है। तो ये आर्टिकल इसके बारे में बात कर रहा है। अब है लास्ट पेज ऑफ द डे, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के दिन के हिसाब से। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि कोरल ब्लीचिंग को, जो कोरल ब्लीचिंग हुई थी, ठीक है, हो रही है रादर, उसको रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं। जो कोरल इकोसिस्टम है उसको रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, मेटल से एक पॉलिप को जोड़ दिया है, कनेक्ट कर दिया, और उसको नीचे जाके प्लांट करी जा रहे हैं। ठीक है, ताकि दोबारा रिवाइव हो। ये देखिए, ये रहा पर्सन और ये नीचे पॉलिप्स को प्लांट करा, ये रही मेटल रिंग्स। ठीक है, ताकि वो उड़ ना जाए या इरोड ना हो जाए या उसके ऊपर सेडिमेंट्स ना बैठ जाए, इसलिए ये आयरन मेटल ये यूज़ किया गया है इसको एक साथ रखने के लिए। तो देखिए, जो कोरल है वो मोस्ट डाइवर्स इकोसिस्टम्स ऑफ द अर्थ है, बिल्कुल सही बात है। ये बहुत ही ज़्यादा मेरीन बायोडाइवर्सिटी इस पर डिपेंड करती है। ठीक है, इनका साइज छोटा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि इकोसिस्टम में इसका फंक्शन छोटा, इसका इकोसिस्टम में फंक्शन बहुत ही ज़्यादा अहम है। उसके बाद हमें रिसेंट देखने को मिला था कि ब्लीचिंग बहुत हो रही थी कोरल रीफ्स की। ठीक है, ब्लीचिंग हो रही थी तो वो अपना रंग छोड़ रहे थे, वाइट हो जा रहे थे, वाइटनिंग ऑफ हो रही थी कोरल्स, और ये बहुत ही खतरनाक बात थी, और आहिस्ता आहिस्ता ये मर रहे थे ब्लीचिंग के कारण। तो उसको दोबारा मतलब रिस्टोर करने के लिए इन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखें कोरल ब्लीचिंग के बारे में, कोरल्स के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है इन्होंने कि सिम्बायोटिक रिलेशन होता है यूनिसेलुलर एल्गी ये इसके साथ, और उसके बाद ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। लेकिन सारे कोरल्स इक्वली सेंसिटिव नहीं होते, सबके सब कोरल सेंसिटिव होते हैं, बिल्कुल सही बात। ग्लोबल वार्मिंग के पर्सपेक्टिव से सेंसिटिव है, क्योंकि जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, पानी का तापमान बढ़ जाता है, और कोरल रीफ्स को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की रेंज होती है जिसके बीच में वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर उससे ज़्यादा बढ़ा तो भी ख़त्म हो जाएंगे, और अगर उससे ज़्यादा घटा तो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो ये इक्वली सेंसिटिव नहीं होते। कई जो होते हैं, जैसे जो बड़े वाले होते हैं, बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, जैसे फैविया स्पीसीज के होते हैं, ये इनकी सेंसिटिविटी कम होती है। ठीक है, ये कम सेंसिटिव होते हैं। और जो ब्रांचिंग कोरल्स होते हैं, एक्रोपोरा स्पीसीज होती है, इनकी सेंसिटिविटी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, और कोरल इंडिया में पाए जाते हैं कई सारे एरियाज़ में, तो गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, कच्छ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, निकोबार, अंडमान निकोबार हो गया। यहाँ ये सारे कुछ एरियाज है जहाँ पे ये पाए जाते हैं। बाकी का आर्टिकल एक्सप्लेन कर दिया, आप पढ़ सकते हैं फिर भी पढ़ना चाहें तो। उसके बाद यहाँ पे देखें तो आईआईटी ने ना एक स्निफलिंग टेक्नोलॉजी का बनाया नहीं, उसको थोड़ा इम्प्रूव किया है, जिससे 1 मिनट के अंदर अंदर अगर आपका कैंसर अर्ली स्टेज में है, उसको आप मतलब स्मेल करके उसको डिटेक्ट किया जा सकता है। स्निफिंग टेक्नोलॉजी, जैसे डॉग्स स्निफ करते हैं ना, कोई भी उनको चीज़ ढूंढनी होती है तो सूंघ के वो आगे जाते हैं, वैसे ये सूंघ की टेक्नोलॉजी कैंसर को डिटेक्ट करेगी, कैंसर को डिटेक्ट कर सकती है।
साथ ही साथ यही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हम यूज कर सकते हैं जो बॉम्ब को ढूंढने में, जो डिटेक्ट करने होते हैं एक्सप्लोजिव, जैसे हम देखते हैं ना बॉम्ब स्क्वाड आता है डॉग्स के साथ, वो सूंघ के बताते हैं कि भाई यहाँ पर है। वैसे ही स्निफिंग टेक्नोलॉजी हम ये आर्टिफिशियली यूज़ कर सकते हैं बॉम्ब्स को डिटेक्ट करने में या मॉनिटर करने में, एयर क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, जो पोल्यूशन है उसको चेक करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ़िलहाल अभी जो है ये अभी पूरा डेवलप नहीं हुआ, ये अर्ली स्टेज पे है, अभी इसको और डेवलप कर रहे हैं, तो देखते हैं आगे कितना डेवलप हो पाता है। इसके साथ है ना एक ये रमन स्कैटरिंग की बात की गई है। रमन स्कैटरिंग में क्या होता है कि जो फोटोन होता है, एक फोटोन होता है ना, उसको इन इलास्टिकली मतलब स्कैटर किया जाता है, उसको जैसे फैलाया जाता है इन इलास्टिकली। फैलाया कैसे जाता है? मॉलिक्यूल्स के द्वारा, और उन मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, हायर वाइब्रेशन पे होते हैं या हायर रोटेशनल एनर्जी लेवल पे होते हैं, वैसे मॉलिक्यूल्स के द्वारा फोटोन को स्कैटर किया जाता है, फैलाया जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं हम रमन स्कैटरिंग। तो कह रहे हैं उस टेक्नोलॉजी को भी थोड़ा एनहांस करके यूज़ करेंगे इस सेंसिटिविटी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। और तो इसके बारे में ये आर्टिकल ऐसे बात कर रहा है, थोड़ा सा और आर्टिकल में लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। इन चीज़ों के हल्के से नोट्स बनाने इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए आप जो करंट अफेयर की मैगज़ीन आती है उस पर इतना डिपेंडेंट ना रहिए, इसके लिए थोड़े से नोट्स बना लें इस आर्टिकल को। देखिए मैं आपको आर्टिकल एक बार ही एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन जो साइंस एंड टेक का पेज है ना, इसको आपको बैठ के दोबारा एक बार पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, और इसमें से ज़रूर नोट्स बनाने चाहिए आपको, ठीक है। ये कह रहे हैं कि जो ये रमन स्पेक्ट्रम की इंटेंसिटी है ना, ये ट्रिमेंडसली इंक्रीज हो सकती है, 10,000 गुना तक हो सकती है, ठीक है। और इतनी इंक्रीज करने के बाद जो मॉलिक्यूल्स बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन में मौजूद है ना, उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे अर्ली स्टेज जब होता है लंग कैंसर का, तो जो कैंसर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कैंसर के जो भी ये माइक्रोब या जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। तो अगर हमने इसको इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, अगर हम इसको प्रॉपर्ली डेवलप कर पाए, तो हम अर्ली स्टेज में भी इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हुए हैं मॉलिक्यूल्स के, आप इसको नोट डाउन कर लें, ठीक है। और अब बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बात कर रहे हैं ज़ीब्रा फिश के बारे में। देखिए ज़ीब्रा है ना, इसकी ये जो ज़ेब्रा फिश है, इसमें एक ख़ास बात है कि अगर उसका रेटिना डैमेज हो जाता है इस फिश का, तो अपने डैमेज रेटिना को वो दोबारा रिपेयर कर लेती है, रीजेनरेट कर लेती है, ठीक है। अब जैसे आपका स्किन कटता है यहाँ से, ठीक है, अगर आप मान लिया आपको आप हाथ में चाकू लग गया और आपका हाथ कट गया, तो क्या होगा, एक दो हफ्ते में वो जितना भी चाकू कटा है ना, वो पहले हील होगा, हील होने के बाद जुड़ जाएगा साथ में, और कुछ महीनों के बाद आपको पता भी नहीं लगेगा कि वहाँ पे चाकू से कटा था मेरा हाथ, ठीक है, वो पूरा रीजेनरेट हो जाएगा। वैसी बात करें, ज़ेब्राफिश अपनी आँख को, अपने रेटिना को रीजेनरेट कर लेती है। उसके पीछे एक मॉलिक्यूल का हाथ है, मतलब उसके पीछे एक ये है जो सिस्टम है, इसका हाथ है, इसको सोनिक हेजहॉग कहते हैं। ये कहते हैं कि ये जो लोग हैं यहाँ पे, ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको इस्तेमाल करके, इसको स्टडी करके ह्यूमंस में भी कुछ ऐसे करने की पॉसिबिलिटी देखें हम। तो इन्होंने इसको पूरा ये सिस्टम किया, ये स्पायरलिंग सिस्टम है सोनिक हेजहॉग SHH, ये पाया जाता है स्टारफिश, ये ज़ेब्राफिश में। इन्होंने क्या किया था कि ये जो सिस्टम है SHH है, ये डेवलपमेंट और रीजेनरेशनल एक्टिविटीज़ के लिए ज़ेब्राफिश में पाया जाता है। तो इन्होंने क्या किया, उसका इन्फ्लुएंस चेक करने के लिए ना, इन्होंने SHH को ब्लॉक कर दिया, उसका सिस्टम को रोक लिया, और देखा इसका क्या असर पड़ता है ज़ेब्राफिश पे। तो उसका काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा, और एक कंडीशन डेवलप हुई जिसको कहा जाता है साइक्लोपिया। साइक्लोपिया ह्यूमंस में भी पाई जाती है, और इसके कारण क्या होता है कि सिंगल मीडियन आई, जैसे एक आंख होती है कई लोगों की, जो बर्थ डिफेक्ट होता है वो हो जाता है, या पार्शली डिवाइडेड आई हो जाती है, डिफेक्ट्स होते हैं जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, ये कई लोगों में पाई जाती है, ह्यूमंस में भी। तो ज़ेब्राफिश में भी वो देखने को मिला जब इन्होंने एसएच की सिग्नलिंग स्टॉप कर दी। तो ये कह रहे हैं इसका मतलब है ये जो एसएच है बहुत ही पावरफुल है, इसको इस्तेमाल हम बाकी चीज़ों में भी कर सकते हैं। तो इस हिसाब से उसकी SHH की जो है एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, और अभी तक इनको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई हैं। कोई सेवरल जीन्स के बारे में बात कर रहे हैं
ये जीन्स के नाम आप नोट डाउन कर लिए। देखिए इनको नोट डाउन करके आप साथ में हाइफन करके लिख लें कि ये रीजनरेशन ऑफ रेटिना के बारे में ब्रैकेट्स में लिख लें ज़ेब्रा फिश। ठीक है, ऐसे नोट्स बनाएं इसके इससे बियॉन्ड के नोट्स में अभी आपको ज़रूरत नहीं है। जो इसके बियॉन्ड की ज़रूरत होगी वो आपको टेस्ट सीरीज़ में कवर होगा, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है। फिलहाल के लिए यहाँ से आपको ऐसे ही नोट्स बनाने। उसके बाद ये माइक्रो आरएनए है, LIN28A है, ये भी एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ जीन है जो अलाउ करता है SHH को अपनी जो रीजनरेशन प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करने का। ठीक है, उसके बाद इन्होंने माइस मॉडल्स भी इसमें देखे थे। इन्होंने माइस के अंदर ये SHH प्रोटीन जो है इसको इन्होंने डाल के देखा था कि माइस पे जो इन पे क्या असर पड़ता है। तो इनके कहते हैं कि ये जो है ना SHH है ना, ये बाइंड हो जाती हैं, जुड़ जाते हैं जो इनके रिस्पेक्टिव रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ ये चिपक जाते हैं और जो सिग्नलिंग पाथवे होता है वो ऑन हो जाता है। ठीक है, आफ्टर अक्यूट रेटिनल इंजरी। तो इसको आप एक बार ही पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं आपको इसमें से क्या चीज़ें नोट डाउन करनी है। जो ये मतलब इन्होंने वर्ड्स यूज़ किए हैं, जो नाम यूज़ किए हैं, LIN28 है या LET7, LET7, फिर ये ZIC2B, ये सबको आपको नोट डाउन करना है और आपको लिखना है कि किस चीज़ से एसोसिएटेड है। उसके बाद यहाँ पे लिजर्ड्स की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं जो लिजर्ड्स होती हैं वो दो तरह की होती है, एक होती है अडेप्टिव, एक होती है एक्सप्लॉयटेटर्स। जो एक्सप्लॉयटेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो सराउंडिंग्स हैं उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करते हैं ताकि वो बेटर वहाँ पे सर्वाइव कर पाए, थ्राइव कर पाए। जो अडेप्टर्स हैं वो खुद में थोड़े से चेंजेस कर लेते हैं ताकि वो सराउंडिंग्स को अडॉप्ट कर पाएँ। ठीक है, तो ये कुछ दो चीज़ें होती है, फ़र्क होती है। यहाँ पे इनको एक फिश ये लिजर्ड मिली है, इंडियन रॉक अगामास। ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने ना, ये अडाप्टर स्पीसी है और इन्होंने अर्बन लाइफ को अडाप्ट कर लिया। ये अर्बन एरियाज़ में भी अब देखने को मिल रही हैं। तो ये ऐसे बात करें कि 41 अर्बन स्पीसीज है जो बेंगलुरु सिटी में देखने को मिली हैं। ठीक है, 42 इस अंतरगांज ये या अंतरगंगे जैसे भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, फॉरेस्ट रेंज जो मिली है। तो ऐसे बात करें कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो स्पीसीज है ये अर्बन लाइफ को अडेप्ट कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक ये आर्टिकल आप इसको मतलब ये पैराग्राफ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। मूविंग ऑन, हमने ये 4 आर्टिकल्स कवर कर लिए। अब ये देखते हैं, म्यूटेंट वर्म्स लिव 60% लॉन्गर ऑन अ स्पेसिफिक डाइट। देखिए डाइट के हिसाब से जो इन्होंने इस आर्टिकल में लिखा है वो जो जानी मानी बात वो ये है कि जितना आप कम खाओगे उतना ही ज़्यादा ज़िंदगी आप मतलब उतनी लंबी उम्र होगी। ये इसलिए होता है क्योंकि जितना हम ज़्यादा खाते हैं उतनी हमारी बॉडी को प्रोसेसिंग ज़्यादा करनी पड़ती है खाने की। जितनी बॉडी हमारी ज़्यादा प्रोसेसिंग करेगी उतनी ही ज़्यादा उसकी ताकत इस्तेमाल होगी, उसके ऑर्गन्स वेयर आउट होंगे। ठीक है, जैसे अब एक गाड़ी है, एक गाड़ी को अगर आप दिन में 1000 किलोमीटर चलाओगे वर्सेस उसी के साथ की सेम मॉडल की गाड़ी है जिसको आप दिन में सिर्फ 10 किलोमीटर चलाते हो, तो ज़्यादा लाइफ तो 10 किलोमीटर वाले की होगी ना। जो 1000 किलोमीटर आप दिन में चलाते हो जिस गाड़ी को, उसकी लाइफ जल्दी ख़त्म हो जाएगी। वैसा ही कुछ ह्यूमन बॉडी के साथ माना गया था, लेकिन इन्होंने कहा जो म्यूटेंट वर्म्स हैं उनके साथ कुछ उल्टा देखने को मिल रहा है। जितनी इनको डाइट दो, जितना खाना इनको दो, उतना ही ज़्यादा लंबे समय तक ये रह रहे हैं। इसको ऐसा इन्होंने रिसर्च किया, उसमें ऐसा बाहर निकल के आया है। इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं डाइट जीन पेयरिंग को देखा इन्होंने। डाइट को अगर हम जीन से कनेक्ट करके देखें तो म्यूटेंट वर्म्स हमें ऐसा दिख रहा है। ये डाइट जीन पेयरिंग के अंडर ये टॉपिक आता है। ठीक है, तो इस आर्टिकल में ये कहा गया है, कुछ टेक्निकल टर्म्स यूज़ की गई हैं जैसे FLR4 वगैरह, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं और किस चीज़ से एसोसिएटेड है वो लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको आपको नोट डाउन करना है, पर क्रक्स आर्टिकल का यही है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैटरीज इन योर गट। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने एक ये रिसर्च की थी जिसके हिसाब से पता लग रहा है कि एक कॉमन गट बैक्टीरियम होता है, बिग बैक्टीरिया होता है, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन जिसको कहा जाता है। ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होता है। ठीक है, और ये एग्जॉटिक लोकेशंस में पाया जाता है, माइंस में या लेक डेप्थ्स में। यही चीज़ हमारे गट में भी पाई जाती है, ये बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद सिग्नलिंग प्लांट्स। ये देखिए जो प्लांट्स है ना इनमें बड़ा ब्यूटीफुल सिस्टम है आपको, जो अगर हम पूरा प्लांट सिस्टम स्टडी करें तो इतना ब्यूटीफुल है, इनसे बहुत ही कुछ सीख सकते हैं।
ये ना एक जो सिक्रीशन करते हैं एक ग्लूटामेट चीज़ की। इससे क्या होता है, इससे ना जो कैल्शियम आयंस है ना, ठीक है, वो एक्टिव, ये ग्लूटामेट जो ये सिक्रीट्स होती हैं, ये कैल्शियम आयंस का एक्टिवेशन कर देती है, उसका रिलीज को एक्टिवेट कर देती है। और जब ये कैल्शियम आयंस के रिलीज को एक्टिवेट करती है तो फ्लोएम, फ्लोएम क्या होता है, प्लांट का वो पार्ट होता है जहाँ से फूड ट्रांसपोर्ट होता है पूरे प्लांट में, लीफ से ट्रांसपोर्ट होता है पूरे प्लांट में, ठीक है। तो कैल्शियम आयंस फ्लोएम का इस्तेमाल करके सारी जगह फैल जाते हैं, तो ये बात लिखी हुई है यहाँ पे। उसके बाद प्लास्टिक के एसोसिएटेड एक और प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिली थी। ये कह रहे थे कि प्लास्टिक का होता है ना, जो जैसे हम ये प्लास्टिक की हम ये बायफिनॉल फिनॉल की ये चीज़ इस्तेमाल करते थे, जो प्लास्टिक बॉटल होती थी उसे बायफिनॉल डाल के रख देते थे उसको इस्तेमाल करने के लिए। अब ये कह रहे हैं इस चीज़ का ना माइस के ऊपर, इन जो कंटेनर्स होते हैं जिनमें मतलब बायफिनॉल डली होती है, उसको यूज़ करने के बाद लोग फेंक देते हैं। तो फेंक देते हैं, उसका माइस के ऊपर बहुत ही बुरा असर देखने को मिला है, ठीक है। पहले हमने देखा था कि 20 साल पहले ही ऐसी रिसर्च हुई थी जिससे पता लगा था कि माइस को क्रोमोसोमली अब नॉर्मल एग्स देखने को मिल रहे हैं इस चीज़ के कारण, बायफिनॉल ए के कारण, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इसके कारण जो माइस है उसमें अलग प्रकार की जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स देखने को दोबारा मिल रहे हैं, मतलब एक नए तरह से एक नए प्रकार का हार्मफुल इफ़ेक्ट की बात कर रहे हैं ये। उसके बाद यहाँ पे देखें टॉक्सिक फॉर ट्यूमर, ये बात कर रहे हैं ग्लायोमास के बारे में। ये कह रहे हैं कि ग्लायोमास होते हैं ना, दे कैन बी कैप्ड बाय अ ड्रग ड्यूरिंग ब्रेन सर्जरी। ब्रेन सर्जरी के दौरान हम इसको रोक सकते हैं, इसकी प्रिवेंशन कर सकते हैं, इसको काप कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एक ड्रग है, उसको अगर आप ग्लायोमास में इंजेक्ट करेंगे, ठीक है, तो उसके कारण हमें माइस में तो इसकी सक्सेस देखने को मिली है। अब देखते हैं कि जो अडल्ट होते हैं, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनमें क्या कितना सक्सेसफुल हो पाता है ये चीज़, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक टुडेज लेसन। प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट, नीचे आप अपना फीडबैक दीजिए। अब साइंस सेक्शन है ना, साइंस सेक्शन हमेशा ही ऐसा रहेगा, बहुत ही अलग अलग वेग टर्म्स होंगी जो कभी हमने ना सुनी होगी ना ही दोबारा सुनेंगे। हर हफ्ते के साइंस सेक्शन में ऐसी चीज़ें होती हैं, और साइंस सेक्शन से प्लीज़ आप नोट्स बनाएं। मैं आप दोबारा इम्फोसाइज़ करना चाहती हूँ इस पॉइंट पे, इस सेक्शन से नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द हिंदू के साइंस सेक्शन में से डायरेक्टली प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडे, सी यू टुमारो, बाय।